नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के आधार पर अन्य गद्य विधाओं पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम आज लेक्चर नंबर 3 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसके अंतर्गत हम छायावादी युगीन गद्य साहित्य की अन्य गद्य विधाओं पर आप सभी से चर्चा करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ आप सभी से बातचीत कर रहे हैं कि आप सभी अपनी तैयारी करते हुए पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से देखते हुए कुछ नए तथ्यों की खोज में इस लेक्चर को आत्मीयता के साथ देख रहे होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवनी साहित्य के ऊपर। जैसा कि नगेंद्र के इतिहास लेखन की एक दृष्टि आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि जीवनी साहित्य के अंतर्गत भी उन्होंने अलग अलग तरीके की जीवनियों की बात की है, जैसे राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित या फिर जो महापुरुष हैं उनके उनसे संबंधित अलग अलग जीवनी में भी सब चैप्टर के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियां। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियां यानी जब हम आप सभी से छायावाद की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में 1918 से लेकर 1936 तक के समय का होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय हमारे देश में जिन जिन व्यक्तित्वों का या राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव था उसमें लाजपत राय, तिलक, गांधी, ठीक है, इन लोगों का ज्यादा इसमें रहा। चंद्रशेखर आजाद, तो उसी पर आधारित जीवनी भी लिखी गई। नवजादी लाल श्रीवास्तव ने देशभक्त लाला लाजपत राय नाम से जीवनी लिखी 1920 में। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा बाल गंगाधर तिलक जीवनी 1920 में। रामदयाल तिवारी ने लिखा गांधी मीमांसा 1921 में। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा गांधी जी कौन है 1921 ईस्वी में। और चूंकि राम नरेश त्रिपाठी का नाम यहाँ पर आया है तो हमने इसको बोल्ड किया है, यानी कि इंपॉर्टेंट रूप में आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। नरोत्तम दास व्यास ने लिखा गांधी गौरव 1921 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा चंपारण में महात्मा गांधी सन 1922 ईस्वी में। नंद कुमार देव शर्मा ने लिखा लाजपत महिमा 1922 में। व्यथित हृदय यानी व्यथित हृदय नाम से रचनाकार थे, उनका नाम उन्होंने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1926 में। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा श्री गांधी 1931 में। इंद्र वाचस्पति ने जीवनी लिखी जवाहरलाल नेहरू की 1933 में। जगपत चतुर्वेदी ने लिखा लाला लाजपत राय 1938 में। मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा चंद्रशेखर आजाद 1938 ईस्वी में। तो यहाँ पर कुछ नामों को हमने बोल्ड किया हुआ है, जैसे राम नरेश त्रिपाठी गांधी जी कौन है 1921। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी सन 1922 में गांधी जी की जीवनी लिखा राजेंद्र प्रसाद ने। गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके नाम पर पत्रकारिता संस्थान इत्यादि भी हैं, और जब भी हम पत्रकारिता को पढ़ते हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम हमारे दिमाग में आता है। आप लोगों के दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। समय निकालकर उन्होंने गांधी जी श्री गांधी नाम से जीवनी भी लिखा और मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा चंद्रशेखर आजाद 1938 ईस्वी में। कारण ये रहा कि ये जो युग था इसमें गांधी जी इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। उनकी जीवनियां सर्वाधिक संख्या में लिखी गई। उनके अलावा लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू के जीवन वृत्तों को भी अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। तो शुरुआती अगर छायावादी युग में हम देखें तो मुख्य रूप से गांधी, नेहरू और लाला लाजपत राय, तिलक इत्यादि पर ज्यादातर जीवनियां लिखी गई। भारतीय इतिहास के महापुरुषों से संबंधित जीवनियां भी लिखी गईं, जिनमें राम नरेश त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान 1919 में लिखा। संपूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन 1920 में लिखा। चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह 1920 में। सुख संपत्ति राय भंडारी ने शिवाजी नाम से लिखा 1925 में। रामवृक्ष शर्मा ने लिखा महाराणा प्रताप सिंह 1927 में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 1932 में। गंगा प्रसाद मेहता ने लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 1932 में। यहाँ पर
अगर आप सभी के पास पुस्तक होगी तो आप मिलान करेंगे। यहाँ नाम दिए गए हैं कुल 8 या 9 नाम दिए गए हैं, उसमें से एक रचना कम हो रही है, ठीक है। हालांकि हमने इसको खोजा तो पता चला कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा आ, के द्वारा लिखित जीवनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने यहाँ पर इसको लगभग के तौर पर लिखा हुआ है, इंटरनेट इत्यादि पर हमने खोजा। क्योंकि किताब में अगर कोई एक तथ्य मिस होता है तो वहां पर बहुत चुनौती हो जाती है। हालांकि यहाँ पर प्रेमचंद द्वारा लिखित है, दुर्गादास 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हो सकता है कि पहले प्रेमचंद ने लिखा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नगेंद्र की पुस्तक में भी जो भी तथ्य है वो लड़खड़ाया हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चूंकि इंटरनेट पर हमने देखा तो दुर्गादास प्रेमचंद का दिखा रहा है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गंगा प्रसाद मेहता का दिखा रहा है। अगर एग्जाम में आए तो 50-50 का अगर चांस हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है, और न आए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। हम बात करते हैं महिलाओं के इतिहास प्रसिद्ध जीवन चरित्र पर आधारित जो रचनाएं लिखी गई। तिव्रत लाल वर्मा ने लिखा सच्ची देवियां 1921 में, मनोरमा बाई ने लिखा विद्योत्मा 1924 में, जहूर वखा ने लिखा आर्य महिला रत्न 1924 में, जटाधर प्रसाद शर्मा विमल ने लिखा अहिल्याबाई 1926 में, जगन्नाथ शर्मा ने लिखा रमणी नवरत्न 1927 में, भगवत दत्त ने लिखा भारतीय महिला 1935 ईस्वी में। तो उस जमाने में जो महिलाएं थी, इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं थी, उनकी जीवनियां लिखी गई हैं। इसमें आप विद्योत्मा का नाम ध्यान में रखिए, अहिल्याबाई, ये मुख्य रूप से तो महिलाओं का नाम आप जरूर अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस युग में जो आत्मकथाएं लिखी गई। अभी तक हमने आप सभी से चर्चा कर ली भारतीय युग की, द्विवेदी युग की। यहाँ पर हम छायावाद की बात कर रहे हैं और उस जमाने में अन्य गद्य विधाएं कौन कौन सी लिखी गई, तो उसमें एक कड़ी जुड़ गई आत्मकथा की, ठीक है। तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। भली भांति इससे आप परिचित हैं। हिंदी में इस विधा का आरंभ बनारसी दास जैन की पद्यात्मक रचना अर्धकथानक 1641 से होता है। आमतौर पर यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में घूम फिरकर पूछा जाता है कि हिंदी में सबसे पुरानी, इसके पहले सबसे शब्द भी लग जाता है, सबसे पुरानी आत्मकथा कौन सी है। तो आप बताते हैं कि बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है, जिसका प्रकाशन 1641 ईस्वी में हुआ था या फिर ये लिखा गया। लेकिन ये जो आत्मकथा है वो गद्यात्मक न होकर पद्यात्मक रचना रही, इसीलिए थोड़ा सा इसको जो मेन धारा की आत्मकथा है उसे थोड़ा सा इसको अलग रखा जाता है। लेकिन जब भी सबसे पुरानी आत्मकथाओं की बात आएगी तो उसमें बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक का नाम आप अवश्य लेंगे। गद्य विधा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा आधुनिक काल में हुई, यानी कि जो बनारसी दास जैन ने लिखा वो पद्य में रहा, लेकिन गद्य में आत्मकथा लिखने का प्रचलन आधुनिक काल से शुरू होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो कि छायावादी दौर के हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सभी के पास पीजीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 2026 में एग्जाम हुआ था, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप आराम से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी कारण हमने भी समय निकालकर समय रहते सोचा कि अपने विद्यार्थियों को उन तथ्यों से अवगत करा दिया जाए जो वे आम तौर पर तो पढ़ते ही लेकिन ध्यान नहीं देते, तो ताकि हम अपने शब्दों में, अपनी आवाज में उन तथ्यों की तरफ आप सभी का ध्यान ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी अलर्ट हो जाएंगे। परीक्षा माइंड गेम तो है ही, साथ में समय से पहले सतर्क रहना भी जरूरी है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा मुझमें देव जीवन का विकास 1910 में, स्वामी दयानंद ने जीवन चरित 1917 में, भाई परमानंद ने आप बीती नाम से आत्मकथा लिखा 1921 ईस्वी में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मकथा नाम से ही लिखा 1923 ईस्वी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा तरुण के स्वप्न 1935 ईस्वी में। तो देखिए जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं उनको हमने बोल्ड लाइन किया हुआ है, चाहे वो सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा हो, चाहे भाई परमानंद
कि पूछी जाती, कई बार पूछी जा चुकी है। आप बीती महात्मा गांधी ने आत्मकथा जरूर लिखी थी, गुजराती में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 ईस्वी में, यानी कि 4 साल के बाद इसका अनुवाद हुआ 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तरुण के स्वप्न आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की रही, 1935 में इसको लिखा गया। नीचे की जो दोनों आत्मकथाएं, चाहे वो महात्मा गांधी की हो चाहे सुभाष चंद्र बोस की, इन दोनों से संबंधित एक और तथ्य है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया तथा उसका प्रकाशन 1927 में हुआ। उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद गिरीश चंद्र जोशी ने किया। तो हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसको कि उन्होंने सत्य के प्रयोग नाम से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आत्मकथा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका अनुवाद किया और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद गिरीश चंद्र जोशी ने किया। तो दोनों तथ्यों को आप जरूर ध्यान रखें। अगली जो विधा रही है वो है यात्रा वृत्त। राम नारायण मिश्र ने यात्रा वृत्त लिखा अपना। यूरोप यात्रा में 6 मास, 1932 में इसका प्रकाशन हुआ। राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास, 6 महीने वहां पर ये थे और उसी के आधार पर इन्होंने यात्रा वृत्त लिख दिया। गणेश नारायण सोमानी ने लिखा मेरी यूरोप यात्रा, 1932 ईस्वी में। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा मेरी जर्मनी यात्रा, 1926 में। यात्री मित्र 1936 में। यूरोप की सुखद स्मृतियां 1937 में। ज्ञान के उद्यान में 1937 में। नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937 में। अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं जो सत्यदेव परिव्राजक हैं, छायावादी यात्रा वृत्तकारों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है और कई रचनाएं इनकी हैं जो कि पर्याप्त प्रमाण के तौर पर देखी जा सकती हैं। अब कई बार सुमेलित में इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है या फिर इनके क्रम के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है कि कौन रचना कब लिखी गई। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 6 रचनाओं में से 4 रचनाएं तो 1937 में ही लिखी गई। तो याद करना मुश्किल नहीं है अगर वर्ष के हिसाब से देखें, लेकिन आप देखेंगे कि हो सकता है कि विकल्पों में पूछ लिया जाए कि सत्यदेव परिव्राजक का कौन सा यात्रा वृत्त नहीं है। इस हिसाब से भी सवाल आते रहते हैं, इसलिए आप जरूर इनको थोड़ा सा वक्त लेके अपने दिमाग में रख लीजिए। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्यान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अतिशय वो है, अद्भुत अप्रत्याशित शीर्षक ज्ञान के उद्यान में। उद्यान तो अक्सर फलों का होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के उद्यान को माना गया है। नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, यह है सत्यदेव परिव्राजक की। कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक ने लिखा हमारी जापान यात्रा, 1931 में। शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा पृथ्वी प्रदक्षिणा, 1934 में। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्त है। अक्सर आपने टीजीटी, पीजीटी या फिर जितनी भी हिंदी से संबंधित शिक्षक भर्तियां हैं उनमें यह क्वेश्चन आता रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत प्रेशर में होंगे कि किसको दोहराएं, किसको छोड़ें, क्या करें, लेकिन इस वक्त में हमारा जो कर्तव्य है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा मटेरियल उपलब्ध कराएं जिनसे कि उनका रिवीजन भी हो और वो नए तथ्यों से भी परिचित हो। रिवीजन होगा तो आपकी तैयारी में और धार उपजेगी और अगर नए तथ्य मिलेंगे तो हो सकता है कि कठिन दौर में आपके प्रश्न पत्र में अगर सवाल आ गए तो आप लीड कर जाएंगे। तो बहुत घबरा के नहीं पढ़ना है कि क्या करें, सिर दर्द कर रहा है 24 घंटे, तब तो दिक्कत हो सकती है। बातों ही बातों में आप सभी ने शिव प्रसाद गुप्त की यात्रा वृत्त पृथ्वी प्रदक्षिणा को जरूर अपने दिमाग में रख लिए होंगे। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा रूस की सैर, 1929 ईस्वी में। हम जब भी यात्रा वृत्त की बात करते हैं, यात्रा साहित्य की बात करते हैं, तो राहुल साकृत्यायन का नाम बिल्कुल लेना जरूरी हो जाता है। तो राहुल साकृत्यायन का नाम मुख्य रूप से यात्रा वृत्त लेखन में वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग
घूमने फिरने में भी व्यतीत हुआ। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, वो राहुल साकृत्यायन नगर पर ही उसका नाम पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में राहुल साकृत्यायन के जन्मदिन को भी मनाया। तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि राहुल साकृत्यायन ने बिहार के छपरा जिले में भी बहुत काम किया हुआ था, और कैसे-कैसे उन्होंने अपने को आगे किया, पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन, जैसा कि आप जानते हैं कि अथातो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की उपाधि से इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं, जैसे तिब्बत में सवा वर्ष 1933 में प्रकाशित हुआ, मेरी यूरोप यात्रा 1935 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में। अभी तो ये सभी यात्रा साहित्य इनके जो भी हैं वो छायावाद के समय के, ठीक है। हो सकता है कि जब हम छायावाद के बाद की अन्य गद्य विधाओं को पढ़ेंगे तो उसमें राहुल साकृत्यायन की कुछ अन्य रचनाएं भी आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, जरूरी कि अगर मान लीजिए कोई एक्सपर्ट पेपर बना रहे हैं और वो उन्होंने इसी पेज से यानी कि इसी तथ्य से क्वेश्चन बना लिया और 3 ऑप्शन तो यहीं पर हो गए और एक पूछ लिया कि कौन राहुल साकृत्यायन का यात्रावृत्त नहीं है, तो उसमें मान लीजिए रूस की सैर दे दिया, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कि रूस का सैर राहुल साकृत्यायन का नहीं। तो इसी तरीके से एक दूसरे जगह से ही तथ्यों को जुटाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है ताकि आप अलर्ट भी रहें। सेठ गोविंद दास का जो यात्रा साहित्य रहा, हमारा प्रधान उपनिवेश 1938 में, प्रोफेसर मनोरंजन ने लिखा उत्तराखंड के पथ पर 1936 में, केदार रूप राय ने लिखा हमारी विलायत यात्रा 1926 ईस्वी में। तो जितने महत्वपूर्ण नाम हैं उनको हमने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, आप आराम से उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। चाहे वो शिव प्रसाद, चाहे वो सत्यदेव परिव्राजक का नाम हो, शिव प्रसाद गुप्त का हो, राहुल साकृत्यायन का हो या सेठ गोविंद दास का हो, आप अपने दिमाग में रखिए उसको। हम बात करेंगे इस दौर में जो भी संस्मरण और रेखा चित्र लिखे गए। संस्मरण और रेखा चित्र जब लिखे जा रहे थे तो उसमें पत्र पत्रिकाओं का बड़ा योगदान था, ठीक है। उस जमाने में जो भी पत्र पत्रिकाएं थी उनका बहुत ही योगदान था, चाहे वो सरस्वती पत्रिका हो, विशाल भारत और माधुरी पत्रिका हो, साथ में एक पत्रिका है सुधा पत्रिका। इसमें शुरुआती दौर में संस्मरण और रेखा चित्र प्रकाशित हो रहे थे। सरस्वती पत्रिका में राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, राम नारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमन नारायण अग्रवाल आदि के जो भी यात्रावृत्त हैं, संस्मरण है, सब प्रकाशित हुए। विशाल भारत में अगर हम बात करें तो आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगल देव शर्मा आदि के संस्मरण रेखा चित्र और यात्रावृत्त इत्यादि प्रकाशित हुए। इन लोगों के अलावा स्वामी श्रद्धानंद, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, पद्म सिंह शर्मा इत्यादि के भी संस्मरण विशाल भारत और माधुरी में प्रकाशित होते रहे। सुधा में 2 लोगों के संस्मरण या रेखा चित्र प्रकाशित हुए, जिसमें इलाचंद जोशी ने लिखा मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप देखे होंगे पीजीटी 2022 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था, जिसका एग्जाम 2026 में हुआ था। तो मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां, इसलिए जरूरी हो जाता है कि नगेंद्र की पुस्तक का भी हम अध्ययन कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि को पढ़ लिया होगा, लेकिन जो आपका अवशेष रहा होगा, जो आप नहीं टच किए हुए थे, हमारे माध्यम से उसको आप टच कर ले रहे हैं। यदि अपने से पढ़ लिए होंगे तो भी आपको कोई न कोई नई दृष्टि जरूर मिल रही होगी। आपको हमने स्पेस दिया था कि आप जरूर ध्यान रखें कि इलाचंद जोशी ने जो लिखा उसका नाम था मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा कुछ संस्मरण, और ये दोनों किसमें प्रकाशित हुए? सुधा पत्रिका में। मान लीजिए आपने याद रखा होगा कि मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां इलाचंद जोशी की हैं, लेकिन आप टीजीटी के एग्जाम में गए और पूछा जाए कि मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आप वहां पर बता देंगे कि सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप, चूंकि टीजीटी में इंटरव्यू इत्यादि नहीं है, तो आप कम से कम 4 नंबर लीड कर जाएंगे। शिवराम पांडे ने लिखा मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां 1932 में। श्रीराम शर्मा ने लिखा शिकार 1936 में।
मनमथनाथ गुप्त ने लिखा क्रांति युग संस्मरण 1937 में, शिवनारायण टंडन ने लिखा झलक 1938 ईस्वी में, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर द्वारा संपादित हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 में तथा ज्योतिलाल भार्गव द्वारा संपादित साहित्यिकों के संस्मरण इस युग की प्रमुख रचनाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर हैं, इन्होंने एक पत्र का संपादन किया हुआ था और साथ में हंस पत्रिका के भी संपादन का कार्यभार इन्होंने संभाला और उसमें इन्होंने प्रेमचंद के निधन के बाद, प्रेमचंद का जब निधन हुआ उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद स्मृति अंक निकाला। ये सब हो सकता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरियों में ये प्रेमचंद स्मृति अंक होगा, जो विद्यार्थी रिसर्च इत्यादि करते होंगे या फिर उनके अंदर शोधार्थी का गुण होगा, वो जरूर इसको खोजने का प्रयास करेंगे। फिर भी अभी ध्यान रखना है कि हंस में प्रेमचंद की स्मृति पर आधारित एक अंक निकला जिसका नाम था प्रेमचंद स्मृति अंक। 1937 में इसका प्रकाशन हुआ। इसका संपादन कौन किया? बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। और साथ में ज्योतिलाल भार्गव ने भी एक संपादन किया, साहित्यिकों के संस्मरण। इसमें अलग अलग साहित्यकार रहे होंगे। तो खासतौर से सुमेलित या वन लाइनर की दृष्टिकोण से आप इन तथ्यों को अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे बात करते हैं रेखा चित्र के ऊपर। श्री राम शर्मा ने लिखा बोलती प्रतिमा 1937 में। इसमें एक चैप्टर रहा है भाई जगन्नाथ। इसको जरूर ध्यान में रखिए। ये बोलती प्रतिमा का संकलन का सर्वश्रेष्ठ रचना है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, भाई जगन्नाथ। ठीक है, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा। श्री राम शर्मा के अलावा आप देखेंगे कि बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। चतुर्वेदी जी यानी कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने संतों, समाजसेवियों, देश सेवकों और साहित्यकारों से संबंधित अनेक संस्मरण रेखा चित्र लिखे, जिनका प्रकाशन किसमें हुआ? विशाल भारत में हुआ। कई बार तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। उसी अपने पत्र में अब वो जितने चाहे संत हों, चाहे समाज सेवी हों, देश सेवक हों, साहित्यकार हों, सब पर लिखते थे धारावाहिक रूप में। महादेवी वर्मा के प्रतिनिधि संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की अगर हम बात करें तो रामा 1930 में, बिंदा 1934, सबिया 1935, बिट्टो 1935, घीसा 1936 लिखित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कुल मिलाकर कई बार पूछ लिया जाता है कि रामा संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसने लिखा है, या बिंदा किसने लिखा है, सबिया किसने लिखा, बिट्टो, घीसा, ये सब आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये महादेवी वर्मा थे। एक अंतर स्पष्ट किया जाता है कि जो संस्मरण साहित्य है इसमें समाज सेवी नेताओं, साहित्यकारों और प्रवासी भारतीयों के स्मृति प्रसंगों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करके पाठक को कर्म क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती है। और वहीं रेखा चित्रों में समाज के उपेक्षित व्यक्तियों के चित्रण पर बल दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र की जो विषय वस्तु है, तथ्य है खासतौर से, उसके आधार पर अंतर बताने की कोशिश की गई है। आगे बात करें तो गद्य काव्य इस दौर में लिखे जाने लगे और मुझे बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि तमाम विद्यार्थी अभी तक इस लेक्चर में बने होंगे। इस उम्मीद के साथ हम लगातार एक छोटे से बंद कमरे में आप सभी से बोलते रहते हैं। तो गद्य काव्य से संबंधित पीजीटी 2022 में खूब सवाल पूछे गए। ठीक है, कम से कम 2 से 3-4 सवाल पूछे गए यहाँ पर। तो गद्य काव्य को भला हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हमें इसको भी पढ़ना है और इसके लेखन की शुरुआत छायावाद के समय से ही हो जाती है। तो आखिरकार ये गद्य काव्य क्या है? हम काव्य तो पढ़ते थे, लेकिन गद्य काव्य क्या है? गद्य काव्य से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख आदि घनीभूत भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में व्यक्त किया जाता है। उसमें संवेदनशीलता एवं रसात्मकता तो छंदोबद्ध काव्य के समान ही होती है, लेकिन माध्यम गद्य होता है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गद्य काव्य है उसमें तो एक चीज आप देखेंगे जो भावपूर्ण, ठीक है, साथ में संवेदनशीलता और रसात्मकता इसकी खास विशेषता है, लेकिन इसका माध्यम क्या है? पद्य न होकर गद्य है। हिंदी में इस प्रकार की रचनाएं रविन्द्रनाथ ठाकुर की
प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के प्रभाव स्वरूप लिखी गई। यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्होंने कि राष्ट्रगान इत्यादि लिखा और बांग्ला साहित्य संस्कृति पूरे को आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का बहुत बड़ा रोल रहा। तो उन्होंने जो गीतांजलि लिखा उसका प्रभाव हिंदी के लेखकों पर भी पड़ा। उन्होंने भी गद्य काव्य लिखा जिसमें राय कृष्ण दास का नाम सबसे पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिन्होंने साधना 1917 में, संलाप 1927 में, प्रवाल 1929 में, प्रवाह 1931 और छायापथ 1931 में लिखा। तो राय कृष्ण दास की रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए। साधना, संलाप, प्रवाल, प्रवाह और छायापथ। छायापथ उस दौर में लिख रहे हैं जब खुद छायावाद का दौर चल रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छायापथ किसका गद्य काव्य है, तो वो है राय कृष्ण दास। इसके अलावा इन्होंने साधना, संलाप, प्रवाल और प्रवाह नाम से लिखा हुआ है। वियोगी हरि ने लिखा तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना और प्रार्थना। इन्होंने भी कम से कम आप देख रहे हैं कि 4 रचनाओं को किया, तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना और प्रार्थना। पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि राय कृष्ण दास की रचना नहीं है, तो पूरे विकल्प दिए गए थे वियोगी हरि के, ठीक है, मतलब दिए गए थे राय कृष्ण दास के, उसमें से एक जो ऑप्शन था वो वियोगी हरि का था। तो इसी तरीके से पास के मौजूद तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप अंतर करके रखिए कि तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना वियोगी हरि की है और बाकी साधना आप देख रहे हैं कि राय कृष्ण दास ने जिसमें लिखा साधना ना लगा हुआ है और बाकी इनमें तो 2 रचनाओं में ना लगा हुआ। कुल मिलाकर थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके याद करना है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते ही आप खुद समझ जाएंगे किसकी कौन रचना है, अगर अच्छे से तैयारी की है तो। राय कृष्ण दास, वियोगी हरि के बाद चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने अंतस्थल 1921 में लिखा और तरलाग्नि लिखा 1936 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं तरिंगिणी यहाँ पर है, यहाँ पर तरलाग्नि। तो ध्यान रखना कि ये चतुरसेन शास्त्री ने 2 लिखा गद्य काव्य, अंतस्थल और तरलाग्नि, क्रमशः 1921 और 1936 ईस्वी में। इसके बाद एक महिला रचनाकार का नाम आप देख रहे हैं, दिनेश नंदिनी चौरडिया ने लिखा शबनम और मौक्तिक माल। तो इनको भी ध्यान रखिए। शांति प्रसाद वर्मा ने लिखा चित्रपट, तेज नारायण काक ने लिखा मदिरा, ठीक है। शांति प्रसाद वर्मा ने चित्रपट लिखा 1932 में, तेज नारायण काक ने मदिरा लिखा 1935 में। और क्या कारण है कि उन्होंने मदिरा लिखा होगा? ये वो दौर है, आप देखेंगे धीरे धीरे इसी के समानांतर एक दौर और चल रहा है जिसका नाम है हालावाद, जिसके केंद्र में मधु यानी हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वो दौर है, यूं ही नहीं लिख दिया है मदिरा, वो भी अपने समय से प्रभावित रहे होंगे। भंवरलाल सिंधी ने लिखा वेदना 1937 में, रावी ने लिखा पूजा 1937 में। यानी कि ऊपर जितने भी नाम हमने बतलाए थे वो सभी मुख्य रूप से गद्य काव्य के थे। और यहाँ पर आप शांति प्रसाद वर्मा, तेज नारायण काक, भंवरलाल सिंधी, रावी, इनसे संबंधित सवाल भी पीजीटी में आया हुआ था। तो आपको पीजीटी के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम शांति प्रसाद वर्मा की रचनाओं का मूल्यांकन करें तो उसमें आध्यात्मिकता मूल रूप में है, साथ में प्रकृति में ईश्वर के दर्शन किए गए। तेज नारायण काक ने अपने संवेदनशील मन के उद्गारों को खलील जिब्रान की दृष्टांत शैली में व्यक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, खलील जिब्रान। एक चीज और आप देखेंगे कि जो हरिवंश राय बच्चन इत्यादि रहे हैं, उन्होंने भी जो लिखा हुआ था एक खास उमर खयाम इत्यादि से प्रभावित थे। यहाँ पर खलील जिब्रान से ये प्रभावित है, तेज नारायण काक, ठीक। भंवरलाल सिंधी ने भी लिखा जिसमें कि रहस्य ज्यादा था, अज्ञात सत्ता के सानिध्य की ललक दिखलाई पड़ती है और आकुल व्याकुल रहने वाले मन के विरह उद्गार को लाक्षणिक शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राधा स्वामी संप्रदाय में दीक्षित राम प्रसाद विद्यार्थी रावी ने, जो यहाँ पर अभी हमने रावी बतलाया था, उनका नाम क्या हो गया? जो यहाँ रावी हैं ये राम प्रसाद इनका नाम है, ध्यान रखिए, राम प्रसाद दीक्षित विद्यार्थी, बल्कि राम प्रसाद विद्यार्थी ने रावी नाम इनका उपनाम है, ने बहुत ही सरल बोधगम्य भाषा में निराकार के प्रति समर्पण के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना व्यक्त की है।
अपने गद्य काव्य में। ठीक, तो उम्मीद है कि गद्य काव्य देखा जाए तो नई विधा ही रही है छायावाद के समय में। अब हम बात करते हैं पत्र साहित्य के ऊपर। पत्र साहित्य भी लिखे जा रहे थे। पत्रांजलि 1922 का संपादन सतीश चंद्र द्वारा किया गया। पत्रावली नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1912 से 1920 के बीच लिखे गए लगभग 153 पत्रों का संग्रह। जो पत्रावली है इसमें 153 पत्रों का संग्रह किया गया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का है, और लगभग इन्होंने जो 8 सालों तक पत्राचार किया उसी को एक जगह संकलित कर दिया गया है। विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन श्री रामकृष्ण आश्रम देहरादून द्वारा करवाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। पिता के पत्र पुत्री के नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह का प्रेमचंद द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद है। प्रेमचंद ने जवाहरलाल नेहरू के पत्र साहित्य जो अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था उसका अनुवाद प्रेमचंद ने लिखा, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। अगर आ जाएगा तो काफी अच्छा भी लगेगा कि हमने विद्यार्थियों को प्रेशर देके बतलाया, रोक कर बतलाया कि इसको आप ध्यान में रखिए कि प्रेमचंद अनुवाद भी करते थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक अनुवाद किया उन्होंने नेहरू के पत्रों का। शांति प्रिय आत्मा राम ने औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का आलमगीर के पत्र नाम से इसका संकलन किया सन 1931 ईस्वी में। तो आलमगीर के पत्र लिखा किसने? शांति प्रिय आत्माराम ने। आलमगीर इसमें औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का इसमें संकलन है। आगे बात करें तो उस दौर में अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 में, गौरी शंकर हीराचंद ओझा अभिनंदन ग्रंथ 1934 में लिखा गया, जो कि उल्लेखनीय। इसी बीच ज्ञान का साहित्य के अंतर्गत रचनाएं लिखी जा रही थी, खासतौर से इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन, भाषा, व्याकरण, कोश इत्यादि पर आधारित बहुत रचनाएं की जा रही थी। हमने उन्हीं को यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है जो कि आपके काम में आ जाए। जब मैं ये नोट्स तैयार कर रहा था तो कुछ मुझे घास भूसा की तरह भी रचनाएं दिखलाई पड़ी जो कि विद्यार्थियों के ऊपर अनावश्यक दबाव डाल सकती हैं। तो हमने मेन चीजों को ही उठाने का प्रयास किया है जो आपके लिए पर्याप्त होंगी। तो इतिहास विषयक ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने लिखा भारतवर्ष का इतिहास सन 1919 ईस्वी में। आप देख रहे हैं मिश्र बंधुओं ने कितना काम किया। साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, नवरत्न नाम से लिखा, ठीक है। भारतवर्ष का इतिहास भी लिखा 1919 में। इनके अलावा जयचंद विद्यालंकार ने लिखा भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार 1925, भारत भूमि और उसके निवासी 1931, भारतीय इतिहास की रूपरेखा 1934, इतिहास प्रवेश 1938। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा अशोक की धर्मलिपियां तथा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से अशोक की धर्मलिपियां 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो अपने दिमाग में रखिए। आर्य मुनि ने लिखा वैदिक काल का इतिहास 1925 में। जनार्दन भट्ट ने लिखा बुद्धकालीन भारत 1926। बेनी प्रसाद ने लिखा हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता 1931 ईस्वी में। महादेव शास्त्री दिवेकर ने लिखा आर्य संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष 1931 में। राहुल साकृत्याय ने लिखा पुरातत्व निबंधावली 1937 में। इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखिए। मन्नन द्विवेदी ने लिखा मुसलमानी राज्य का इतिहास 1920 में। परमात्मा शरण ने लिखा मध्यकालीन भारत 1935 ईस्वी में। इसमें राहुल साकृत्यायन, मन्नन द्विवेदी इत्यादि का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मिश्र बंधुओं का तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, मे भी सुमेलित वाले में क्वेश्चन आ जाए। आगे भी लोगों ने लिखा हुआ है। इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण 1938 में। गंगा प्रसाद मिश्र ने लिखा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य 1920 में लिखा। सूरजमल जैन ने लिखा मराठे और अंग्रेज 1922 में। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, सन 57 का गदर 1924 ईस्वी में। सन 57 यानी 1857 की बात की जा रही है, जो क्रांति थी उसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। नवजादिक लाल ने लिखा पराधीनों का की विजय यात्रा 1934 में। मनमथनाथ गुप्त ने लिखा भारत में सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 1937 ईस्वी में। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखा क्षत्रप वंश का इतिहास 1919 में। भारत में प्राचीन राजवंश
1926 ईस्वी में। गोपाल दामोदर तामस्कर ने लिखा मराठों का उत्थान और पतन 1931 में। अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखा जैन वीरों का इतिहास 1930 में। भदंत आनंद कौशल्यायन, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए, बुद्ध और उनके अनुचर 1937 ईस्वी में। देवी प्रसाद मुंशी ने लिखा सिंध का इतिहास 1921 ईस्वी में। गौरीचंद हीराचंद ओझा मुख्य रूप से इतिहासकार रहे हैं, राजपूताना का इतिहास 1925 में। जगदीश चंद्र गहलोत ने लिखा मारवाड़ राज्य का इतिहास 1925 में। शंकर राव जोशी ने रोम साम्राज्य 1921 में लिखा। प्यारे लाल गुप्त ने लिखा ग्रीस का इतिहास 1923 में। रमाशंकर अवस्थी ने लिखा रूस की राज्य क्रांति 1920 में। संपूर्णानंद ने लिखा चीन की राज्य क्रांति। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन रचनाओं को देखकर आप प्रेशर में ना आए, जो मेन है, खासतौर से मेन में आप दिमाग में रखिए, मिश्र बंधुओं का ध्यान में रखिए, विद्यालंकार का, गौरीचंद हीराचंद ओझा का, इसके बाद राहुल साकृत्यायन, मन्नन द्विवेदी का, राहुल साकृत्यायन का ही ध्यान रखिए, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद शर्मा का जरूर ध्यान में रखिए, ये टर्निंग पॉइंट वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। और साथ में भदंत आनंद कौशल्यायन का जरूर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति एवं प्रशासन से पर आधारित जो रचनाएं लिखी गई, अगर इनको आप नहीं भी याद करते हैं तो बहुत आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है और आपके अंदर वो ऊर्जा बची हुई है जिस ऊर्जा के साथ हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों ऊर्जाओं का जब मिलन होगा तो फिर आपको आनंद आएगा। तो हमने सोचा कि क्या इसमें छोड़ूं, आप विद्यार्थियों को बताना चाहिए। प्राणनाथ विद्यालंकर ने लिखा राजनीति शास्त्र 1922 में। सुख संपत्ति राय भंडारी ने राजनीति विज्ञान 1929। गोपाल दामोदर तामस्कर ने राज्य विज्ञान 1929। शेषमणि त्रिपाठी ने अकबर की राज्य व्यवस्था 1921। राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा भारतीय शासन विकास 1936 ईस्वी। तो ये राजनीति पर आधारित ग्रंथ रहे। भूगोल पर आधारित कुछ ग्रंथ रहे। राम नारायण मिश्र ने लिखा भू परिचय 1930। शंकर सहाय सक्सेना ने लिखा औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल 1933। लाला हरदयाल ने लिखा, लाला हरदयाल आपके दिमाग में आ गया होगा, जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर इनसे आता है। जर्मनी और तुर्की में 44 मास 1921 में। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा, ये वही बाल मुकुंद गुप्त हैं जो जिनको कि हम हिंदी में जानते हैं, बनारस 1924 में। पूरनचंद नाहर ने लिखा जैसलमेर 1928 में। सीताराम लाल ने लिखा चित्रकूट की झांकी 1930 में। श्री गोपाल नेवटिया ने लिखा कश्मीर 1934 में। प्रभु दयाल मेहरोत्रा ने लिखा आधुनिक रूस 1934 में। राहुल साकृत्यायन जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा लंका, ईरान और सोवियत भूमि 1938 ईस्वी में। तो देखिए, जब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं तो ईरान काफी चर्चा में, तो राहुल साकृत्यायन ने लंका, ईरान और सोवियत भूमि। तो देखिए, कई बार क्या है, लंका से हमारा बहुत पुराना संबंध है, ईरान से भी बहुत पुराना संबंध है, और सोवियत भूमि यानी रूस से हम सभी का अच्छा संबंध रहा है। तो राहुल साकृत्यायन की ये तीनों रचनाएं इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड भी किया है, ठीक। बात करते हैं धर्म और दर्शन पर आधारित जो ग्रंथ रहे। गुलाब राय ने लिखा कर्तव्य शास्त्र 1919 में। प्रसिद्ध नारायण सिंह ने लिखा योग त्रयी तथा हठ योग 1923 ईस्वी में। गोवर्धन लाल ने लिखा नीति विज्ञान 1923 में। खाला प्रसाद सिंघल ने लिखा कैवल्य शास्त्र 1924 में। गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा अद्वैतवाद 1928 में। वियोगी हरि, जिनको कि हमने गद्य काव्य में देखा हुआ था, यहाँ पर भी वो आ गए, इन्होंने प्रेम योग नाम से रचना की 1929 ईस्वी में। महोपाध्याय गंगानाथ झा ने लिखा धर्म कर्म रहस्य 1929 ईस्वी में। शीतल प्रसाद ब्रह्मचारी ने लिखा जैन बौद्ध तत्वज्ञान 1934 में। रामदास गौड़ ने लिखा हिंदुत्व 1938 ईस्वी में। तो ये सभी ग्रंथ जो रहे धर्म और दर्शन से संबंधित, तो खासतौर से आप गुलाब राय का ध्यान में रखिए, इसके अलावा वियोगी हरि, ठीक है। भाषा, लिपि और व्याकरण संबंधित जो रचनाएं लिखी गई आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अभी अंतिम समय तक जुड़े होंगे उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई, गौरी शंकर शुक्ल ने लिखा राष्ट्रभाषा हिंदी 1920 ईस्वी में, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा हिंदी हिंदुस्तानी 1922 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास ने लिखा भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान 1924 में, और भाषा रहस्य लिखा 1936 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अक्सर ये परीक्षाओं में आता रहता है।
मंगलदेव शास्त्री ने लिखा तुलनात्मक भाषा साहित्य शास्त्र 1926 ईस्वी में। ये वही मंगल शास्त्री हैं जिनकी आप भाषा विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं कई बार एग्जाम हॉल में देखते हैं। ठीक है, वही मंगलदेव शास्त्री हैं। इन्होंने लिखा तुलनात्मक भाषा शास्त्र 1926 ईस्वी में। पदम सिंह शर्मा ने लिखा हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी 1932 ईस्वी में। और ये बताते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि एक बार मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन एग्जाम में गया हुआ था, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन पेपर हमें मिला नहीं, जमा हो गया था। पहला वो ऐसा एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन पेपर ही जमा हो जा रहा था, तो उसकी पारदर्शिता और सारी चीजों पर आप अच्छे से जानते होंगे। और ये दुख भरी कहानी हमने कई बार आप सभी से लखनऊ विश्वविद्यालय की बताई हुई है, बार बार उसको रिपीट करते हैं तो वही जो घाव है वो तुरंत ताजा हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन चूंकि हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हमारे पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, बिना गॉडफादर वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो हम जोर देकर बताना चाहते हैं कि ये रचना आप जरूर ध्यान में रखिए, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। लिखा कौन? पदम सिंह शर्मा ने। नागेंद्र नाथ वसु ने लिखा भारतीय लिपि तत्व 1924 ईस्वी में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा नागरी अंक और अक्षर 1926 ईस्वी में। गौरी शंकर भट्ट ने लिखा अक्षर तत्व 1936 में। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। अक्सर हम हिंदी व्याकरण तो याद करते हैं कि कामता प्रसाद गुरु का है, लेकिन कब लिखा था? 1920 जरूर अपने दिमाग में रखिए। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल व्यवस्थित रूप से लिख रहे थे, उसके लगभग 9 वर्षों पहले ही कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक लिख दी थी। तो बहुत बड़ा काम हुआ था यहाँ पर, और शायद इसका असर रहा हो महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि का। तो कामता प्रसाद गुरु ने काम कर दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा ब्रज भाषा व्याकरण 1937 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान रखिए। पारसमणि प्रधान ने लिखा नेपाली हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी में। पारसमणि प्रधान नेपाली हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कोश ग्रंथ भी लिखे गए। कोश ग्रंथ लिखने वालों में श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा आदि के संपादन में हिंदी का महत्वपूर्ण शब्दकोश हिंदी शब्द सागर, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। और बाद में रामचंद्र शुक्ल ने उसको हिंदी साहित्य का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिख दिया। हिंदी शब्द सागर 10 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा से यानी काशी से प्रकाशित हुआ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान में आप रखिए। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार आप सभी को लगता होगा कि कैसे हम इन मुख्य तथ्यों को बोल्ड कर देते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि प्रेजेंट करते समय या फिर आपके सामने रखते समय भले आधा घंटा 45 मिनट लगता है, लेकिन इसको हम कम से कम 2 से 3 बार पढ़ते हैं। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, जिसके वजह से आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, जिस विश्वसनीयता के कारण जुड़े हुए हैं, उसको बरकरार रखने के लिए। यूं ही ऐसा नहीं है, ये AI से नहीं बनाया गया, एक चीज ध्यान में रखिए। और अनुराग हिंदी एकेडमी पर थंबनेल को छोड़कर AI से कुछ नहीं बनेगा, जो रहेगा वो मूल रहेगा। और इसको आराम से आप पढ़िए, मजा आएगा, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, तो ध्यान रखिए। तो हमने आपको मौका दिया था कि हिंदी शब्द सागर कितने खंडों में है? ध्यान रखिए, 10 खंडों में है। प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से हुआ, जो कि काशी में है। जब नागरी प्रचारणी कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी उसकी स्थापना कौन कौन थे ये सब आ जाना चाहिए। अब आप सोचें कि बार बार कोई टीचर बताए तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा हिंदी शब्द कल्पद्रुम 1925 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी ने आपने देखा कि लोक साहित्य में भी काफी काम किया। इन्होंने लोक साहित्य में भी काम किया राम नरेश त्रिपाठी ने, जैसे ग्राम गीतों का इन्होंने संकलन किया। इतने उस समय के लोग ऑलराउंडर हुआ करते थे कि चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाते थे। उसमें से राम नरेश त्रिपाठी महत्वपूर्ण थे। इन्होंने हिंदी शब्द कल्पद्रुम नाम से लिखा। मुकुंदीलाल श्रीवास्तव ने लिखा हिंदी शब्द संग्रह 1930 में। रामचंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा, संपादित किया ज्ञान कोश 1934 में। रामशंकर शुक्ल रसाल, यही रामशंकर शुक्ल रसाल जिन्होंने रीतिकाल को कला काल कहा, ठीक है, वही उन्होंने लिखा भाषा शब्दकोश 1937 में। शिवानंद शास्त्री ने हिंदी तेलुगु कोश लिखा 1922 में। हरिहर शर्मा ने लिखा हिंदी तमिल कोश 1925 में। नारायण तबनाजी कहगरे ने लिखा हिंदी मराठी कोश 1929 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी एक बार फिर से मेहनत किया, उन्होंने लिखा हिंदुस्तानी कोश 1931 ईस्वी में। जम्भूनाथन
ने लिखा हिंदी उर्दू हिंदी कोश 1936 ईस्वी में। ठीक, इसके अलावा श्री कृष्ण शुक्ल ने लिखा हिंदी पर्यायवाची कोश 1935 में। हरगोविंद दास सेठ ने लिखा पाह्य सद्य महानवो 1926 में, जो कि प्राकृत कोश रहा। इसको इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रखिए, हो सकता है कि दिन खराब हो तो हरगोविंद दास सेठ की रचना पाह्य सद्य महानवो आ सकते एग्जाम में। रामदहिन मिश्र ने लिखा, इंपॉर्टेंट है ये, रामदहिन मिश्र का एक आपने काव्य से रिलेटेड काव्य दर्पण इत्यादि, शायद काव्य दर्पण है, अगर मैं करेक्ट हूं तो आप सभी जरूर कमेंट करें, और नहीं करेक्ट हूं तो जो सही है उसको जरूर बताएं कि रामदहिन मिश्र, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ कि किसकी रचना है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हिंदी मुहावरे 1924 ईस्वी में। बहादुर चंद्र ने लिखा लोकोक्तियां और मुहावरे 1932 में। जम्बूनाथन ने फिर से एक बार मेहनत किया और लिखा हिंदी मुहावरा कोश 1935 ईस्वी में। आरजे सर हिंदी ने लिखा हिंदी मुहावरा कोश 1937 में। ब्रह्म स्वरूप दिनकर केवल रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, बल्कि एक और लोग थे ब्रह्म स्वरूप, जिन्होंने हिंदी मुहावरे लिखा 1938 ईस्वी में। केशव प्रसाद मिश्र ने लिखा वैद्यत शब्दावली 1925 में। भगवान दास केला ने लिखा राजनीतिक शब्दावली 1927 में। गुरु प्रसाद ने लिखा रत्नावली संस्कृत के धार्मिक दार्शनिक शब्दों का एक कोश रहा 1927 में लिखा। गदाधर प्रसाद ने लिखा अर्थशास्त्र शब्दावली। तो देखिए यहाँ पर जो हम हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ते हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान की, विज्ञान की, उसमें उस जमाने में बहुत लोगों ने काम किया कि शब्दावली को कैसे गढ़ा जाए, विज्ञान की शब्दावली क्या हो, धर्म की शब्दावली क्या हो, कोश को कैसे संरक्षित किया जाए। तो लोगों ने काफी मेहनत किया हुआ है, और जिसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमने हाईलाइट किया, जैसे ऊपर तो पहले इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, हिंदी शब्द सागर को बिल्कुल, रामनरेश त्रिपाठी हो गए, रामशंकर शुक्ल रसाल, रामनरेश त्रिपाठी फिर से, रामदहिन मिश्र, इन लोगों को अपने दिमाग में आप जरूर रखिए। आपका दिमाग जो कैच कर रहा है उसको कैच करने दीजिए, जो नहीं याद कर रहा है उसको एकदम से छोड़ भी दीजिए। जो आप जाएंगे एग्जाम में तो आप देखेंगे कि 80% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे, उसमें से 20% क्वेश्चन ही हैं जो आपके लिए नए होंगे, और उन्हीं नयों की खोज में हम ये सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है। उम्मीद है कि आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप समय निकालकर अपने नोट्स या फिर जो भी पीवाईक्यू इत्यादि रखे हुए हैं टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हुए, और इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे कि हाँ, देखते हैं कि सर ने क्या कुछ नया लाया हुआ है, या फिर किन तथ्यों को कैसे बता रहे हैं जिस पर कि हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं हो रहा है कि ये वो कमजोर विद्यार्थियों के लिए चैनल है। तेज तर्रार विद्यार्थी तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, एग्जाम हॉल में भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि कोई बताने वाला होता तो शायद हम और बेहतर से पढ़ सकते थे और अच्छा कर सकते थे, ये चैनल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। बाकी जितने भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका दोहन कर सकते हैं, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ेंगे, और जिस चीज को लेकर जुड़े हुए हैं उसमें सफल भी होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।